दोस्तों, आज की कहानी है बहू जी, आज दरवाज़ा कैसे खुला पड़ा है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उठो भाई, अलार्म बज गया है, कहकर पत्नी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना राकेश ने फिर करवट बदल ली। चिड़ियों की चहचहाट और कमरे में आती तेज रोशनी से राकेश चौंक कर जाग पड़ा। यह क्या, तुम अभी तक सो रही हो? मधु मधु, सुना नहीं था क्या? मैंने तुम्हें जगाया भी था। देखो क्या वक्त हो गया है। बाप रे! जल्दी से राकेश बिस्तर से उठा तो माधवी के हाथ से अचानक उसका हाथ छू गया। वह चौंक पड़ा। माधवी का हाथ तप रहा था। माधवी बेखबर सो रही थी। राकेश ने एक चिंता भरी नज़र उस पर डाली और सोचने लगा, यदि मौसमी बुखार ही हो तो अच्छा है। 2 से 3 दिन में लोटपोट कर मधु खड़ी हो जाएगी। अगर कोई और बीमारी हुई तो जाने कितने दिन की परेशानी हो जाए। सोचते सोचते राकेश बच्चों को जगाने पहुंचा। चाय बनाकर माधवी को जगाते हुए राकेश बोला, उठो मधु, चाय पी लो। माधवी ने आंखें खोली। क्या समय हो गया है? अरे 9! आपने मुझे जगाया नहीं। आज बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? राकेश मुस्कुराकर बोला, बच्चे तो स्कूल गए। तुम क्या सोचती हो मैं कुछ कर ही नहीं सकता? मैंने उन्हें स्कूल भेज दिया। टिफिन? चिंता ना करो, टिफिन भी देकर ही भेजा है। माधवी को खुशी भी हुई और अचंभा भी कि राकेश इतने लायक कब से बन गए। वह सोई रह गई और इतने काम हो गए। राकेश पुनः बोला, मधु और बिस्कुट लो। तुम्हें बुखार लगता है? यह रहा थर्मामीटर, बुखार नाप लेना। अब दफ्तर जा रहा हूँ। नाश्ता कर लिया है? टिफिन ज़रूरत नहीं, वहीं दफ्तर में खा लूँगा। यह दवाइयों का डब्बा है, ज़रूरत के मुताबिक गोली ले लेना। एक सांस में कहता हुआ राकेश कमरे से बाहर हो गया। पर दूसरे ही पल फिर अंदर आकर बोला, अरे दूध तो गैस पर ही चढ़ा रह गया। शीघ्र ही राकेश थर्मस में दूध भरकर माधवी के पास रखते हुए बोला, थोड़ी देर बाद पी ले। राकेश के जाते ही माधवी सोचने लगी, इतनी चिंता, इतनी सेवा, फिर भी खुश होने के बजाय उसका मन भारी होता जा रहा था। इतना भी नहीं हुआ कि माथे पर हाथ रखकर देख लेते, खुद बुखार नाप लेते तो लाट साहिबी पर धप्पा लग जाता। इतने मज़े से सब संभाल लिया। वही पागल है जो सोचती रहती है कि उसके बिना सबको तकलीफ होगी। दिन भर जुटी रहती है सबके आराम के लिए। देखो सब हो गया ना। उसके ना उठने पर भी सब काम हो गया। वह सवेरे 6 से 9 बजे तक चकर घिन्नी बनकर नाचती रहती है और सब उसे नाचते रहते हैं। आज तो सबको सब कुछ मिल गया ना। लगता है सब जानबूझकर उसे परेशान करते हैं। सोचते सोचते माधवी का सिर दुखने लगा। चाय के साथ एक गोली सटक कर वह फिर लेट गई। झपकी आई ही थी कि बिन्नों की आवाज़ से नींद खुल गई। बहू जी, आज दरवाज़ा कैसे खुला पड़ा है? अरे लेटी हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? माधवी की आंखें छलछला आई। बिन्नो जरा देखना, स्नान घर में कपड़े पड़े होंगे, धो देना। गीले कपड़े मेरी छाती पर बोझ बढ़ाते हैं, सब यह जानते हैं, पर कपड़े ऐसे ही फेंक कर गए होंगे। बिन्नू ने स्नान घर से ही आवाज़ लगाई, बहू जी स्नान घर एकदम साफ है, यहाँ तो एक भी कपड़ा नहीं। क्या एक भी कपड़ा नहीं? विस्मय से माधवी ने सोचा। उसकी मनोस्थिति ऐसी हो रही थी कि राकेश और बच्चों के हर कार्य से उसे अपने आप पर अत्याचार होता ही महसूस हो रहा था। बिन्नू ने काम खत्म करके उसका सिर और हाथ पैर दबा दिया।
माधवी कृतज्ञता से भर गई। घर वाले से तो महरी ही अच्छी है, बेचारी कितनी सेवा करती है। अब की दिवाली पर इसे एक अच्छी सी साड़ी दूंगी। कुछ तो हाथ पैर दबाए जाने से और कुछ दवा के असर से दर्द कम हो गया था, इसलिए माधवी दोपहर तक सोती ही रही। अचानक ही आंखें खुली तो प्रिया सखी सुधा को देख माधवी आश्चर्य मिश्रित खुशी से भर गई। तो आज अचानक कैसे? सुधा ने हंसकर कहा। मन ने कहा और मैं आ गई। सुधा सुरीले स्वर में गुनगुनाने लगी। दिल को दिल से राह होती है। तू बीमार पड़ी है, अकेली है, कितने सही समय पर मैं आ गई हूँ। माधवी कुछ बोले बिना एकटक सुधा को देखती रही। फिर उसकी आंखें छलछला आई। सुधा ने अचरज से पूछा, अरे क्या हुआ? भीगे हुए करुण स्वर में अपने दिन भर के विचार बिंदु एक एक कर सुधा के सामने परोस दिए माधवी ने। स्वार्थी राकेश और बच्चे के किस्से, उसकी सेवा टहल में की गई कोताही, जानबूझकर उससे फायदा उठाने के लिए की गई लापरवाहियों के किस्से, उदाहरण सब सुनते हुए अंत में ना चाहते हुए भी माधवी ने के मुंह से वह निकल गया जो उसे सवेरे से परेशान किए था। देखो ना, मेरे बिना भी तो सबका काम होता है। मेरी इन लोगों को ज़रूरत ही क्या है? सवेरे 6 से 9 बजे तक चक्कर घिन्नी की तरह नाचती हूँ। मुझसे तो राकेश ज़्यादा कार्यकुशल है। सुबह फटाफट बच्चों को स्कूल भेज दिया। सुधा मुंह दबाकर मुस्कान रोक रही थी। उस पर नज़र पड़ते ही माधवी भपक उठी। तुम हंस रही हो? हंसो। मैंने बेवकूफ़ी में जो इतने साल गंवाए हैं उनके लिए तुम्हारा हंसना ही ठीक है। सुधा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सच मधु, तुम बहुत भोली हो। फिर गंभीर होते हुए समझाने लगी, क्या मैं अपने आप आ गई हूँ? राकेश भैया ने ही मुझे फ़ोन किया था कि आपकी मित्र बहुत बीमार है, कृपया दोपहर में उन्हें देख आइएगा। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखा दीजिए। अब यही बचा है। मेरी बीमारी का ढिढोरा सारे शहर में पीटना था। खुद नहीं दिखा सकते थे डॉक्टर को। डॉक्टर की बात छोड़ो, माथा तक छूकर नहीं देखा। क्या पहले कभी मुझे छुआ नहीं? सुधा हंसकर बोली, खुद छुआ है भाई, इसमें क्या शक है। पर मधु इतना गुस्सा केवल इसलिए कि माथा छूकर बुखार नहीं देखा। तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या वे बिना छुट्टी लिए घर बैठ जाते? तुम ही सोचो, जो काम तुम 3 घंटे में करती हो, बेचारे ने इतनी जल्दी कैसे किया होगा। यही तो बात है। मेरी उन्हें अब ज़रूरत ही नहीं। इतने कार्यकुशल, खाक कार्यकुशल। सुधा गुस्से से बोल पड़ी। तुम्हारे आराम के लिए खुद कितनी परेशानी उठाई उन्होंने, इसमें तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखता। अच्छा हुआ मैं आ गई। डॉक्टर से ज़्यादा तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। ऐसा करो, आंखों से गुस्से की पट्टी उतार कर देखो चुपचाप। आंखें खुली, जबान बंद। सब पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है और उन लोगों को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। तुम्हारी चिंता कम करने के लिए ही वे सब तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। माधवी को सुधा की बातें कुछ समझ आई, कुछ नहीं, पर उसने तय किया कि जबान बंद और आंखें खुली रख कर देखने की कोशिश करेगी। शाम को एक एक कर सब घर लौटे। पहले बच्चे, फिर राकेश। उसने आते ही पूछा, क्या हाल है? बिन्नू आई थी, दवा ली? हाँ, एक गोली दी थी। माधवी ने धीरे से कहा। ठीक है, आराम करो। और कोई तो नहीं आया था? नहीं तो। किसी को आना था क्या? नहीं भाई, यूं ही पूछ लिया।
हाँ याद आया, सुधा आई थी, माधवी बोली। सुनते ही राकेश के चेहरे पर इत्मीनान झलक उठा। वह उत्साह से बोला, चलो बच्चों दूध पी लो, फिर हम सब खिचड़ी बनाएंगे। गुड़िया सोचते हुए बोली, पिताजी हमें खिचड़ी बनानी तो आती नहीं है। अच्छा तो क्या बनाना आता है? गुड़िया चुप हो गई क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं बनाना आता था। उसे देखकर सब हंसने लगे। राकेश उत्साह पूर्वक बोला, चलो हम सब मिलकर बनाएंगे, तुम्हारी माँ आराम करेगी। रसोई से आवाजें आ रही थी, माधवी सुन रही थी। पिताजी चावल दाल बीनने होंगे। नहीं बेटा, धोकर काम चल जाएगा। पर पिताजी माँ तो शायद बीनती भी है, शायद ना, तुम्हें पक्का तो नहीं मालूम। माधवी का मन हुआ कि चिल्लाकर बता दे, चावल दाल बीनने जाएंगे, पर फिर सोचा, हटाओ, कौन उससे पूछने आ रहा है जो वह बताने जाए। खिचड़ी बनकर आई। राकेश ने पहली प्लेट उसी को पेश की। पहला चम्मच मुंह में डालते ही कंकड़ दांतों के नीचे बज गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। 2-4 कौर के बाद राकेश ने खिसियाते हुए कहा, कंकड़ है खिचड़ी में। पप्पू बोला, पिताजी कहा था ना कि चावल दाल बीनने पड़ेंगे। चुप, पिताजी क्या रोज बनाते हैं? जैसे मालूम था बेचारे को, वैसा बना दिया। गुड़िया पप्पू को घूरते हुए बोली, बेटा डबल रोटी खा लो। राकेश ने धीरे से कहा, पिताजी सवेरे से बस डबल रोटी ही तो खा रहे हैं, नाश्ते में, टिफिन में, दूध के साथ। अब फिर पप्पू गुस्से से बोला। गुड़िया बिगड़कर बोली, तू एकदम बुद्धू है क्या? माँ इतनी बीमार है, एक दिन डबल रोटी खाकर तू दुबला हो जाएगा। पिताजी ने भी सवेरे से क्या खाया है, कितने परेशान हैं। गुड़िया की इस बात से कमरे में सन्नाटा छा गया। सब अपनी अपनी प्लेटों के सामने चुप बैठे थे। पप्पू अपनी प्लेट छोड़कर उठा और माँ की बगल में लेटता हुआ बोला, माँ आप कब ठीक होंगी? जल्दी ठीक हो जाइए, कुछ सही नहीं चल रहा है। गुड़िया माँ का सिर दबाते हुए बोली, अभी चाहे तो और आराम कर लीजिए, हम लोग काम चला लेंगे। राकेश ने माधवी का माथा छूकर कहा, अब लगता है बुखार कम है। माधवी आनंद की लहरों में डूबती उतरती उन्नीदे स्वर में बोली, तुम सब जाकर होटल से खाना खा आओ। और तुम? राकेश के प्रश्न के जवाब में असीम तृप्ति से उसका हाथ अपने माथे पर दबाकर माधवी ने कहा, मैं अब सोऊंगी।